हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सेज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो साइंस की लास्ट यूनिट है, दैट इज आर एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो है आपके दो तीन चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी लास्ट के दो तीन चैप्टर्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है, इसको एज अ यूनिट हम कंबाइन पढ़ेंगे। जो भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है वो सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है इकोसिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, बात क्या है कि आप जो है काफी ज्यादा ये होंगे कि आपको काफी ज्यादा अमेजमेंट होगा ये सुनकर कि जो पहली प्लास्टिक जो हमारी बनी थी वो 1907 में बनी थी, यानी 1907 में हमारी जो है पहली प्लास्टिक बनाई गई थी। और वो प्लास्टिक आज भी हमारी जो है अर्थ के ऊपर ऐसी की ऐसी ही है, खराब नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों उसको पढ़ने की नीड है। क्योंकि ये जो सारी जो चीजें हैं, जो हम एक्टिविटीज हैं, जो हमारी जो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, उन पे हमें एक वॉच रखने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले टाइम में सारी रिसोर्सेज को क्या करना है, हम ही को यूज करना है। तो हमको अपने रिसोर्सेज, अपना अर्थ, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एफर्ट्स लगाना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स टू फुलफिल ईच अदर्स नीड्स। इसको क्या बोलते हैं आप? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली कि एक एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट का एक छोटा सेगमेंट है, एक पार्ट है, जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट सारे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं एक गार्डन या एक पोंड आप ले सकते हैं। गार्डन के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स होंगे। एक पोंड के अंदर भी देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स होंगे। एक घास होगी, छोटी मछली होगी, बड़ी मछली होगी, ठीक है। मान लीजिए घास को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी खाएगी, और बड़ी मछली इनकेस अगर मर जाती है तो उसको जो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वो उसको खत्म करेंगे। और अगेन जो है उसके सारे जो प्रोटीन्स हैं, जो उसके अंदर जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको वापस रिस्टोर कर देंगे इन द एनवायरनमेंट। तो ये एक साइकिल जो है चलती रहती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। तो एक फुलफिलिंग सेगमेंट है ये आपका एटमोस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, जो अपने आप में कंप्लीट, एक तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसको जनरली जो है दो पार्ट में, इसके जो सेगमेंट हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स में इसको बांटा जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन विद एग्जांपल हम बात करेंगे। तो पहले हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब लिविंग, जिनके अंदर लाइफ है। और सेकंड वन आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जिनके अंदर लाइफ नहीं है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं लिविंग की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या है? सारे एनिमल्स हैं, जिसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, और प्लांट्स हैं। ओके। तो सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो क्या है? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। और अगर मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं? आपकी सोइल, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसके अंदर? एयर आ जाएगी, यानी एटमोस्फेयर आप बोल सकते हैं या एयर बोल सकते हैं। इसके अलावा और जो सारे फिजिकल आपके कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वाटर भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल। वाटर इज ऑल्सो अ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आर इकोसिस्टम। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि बायोटिक के अंदर लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, और एबायोटिक के अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे सोइल है, एयर है, टेम्परेचर और रेनफॉल। अगर इसके बाद में बात करूं तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे इकोसिस्टम की, तो मैं एक दो एग्जांपल्स लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अगर इसको बाद में भी देखें तो गार्डन हुआ, इसके बाद पोंड हुआ, ठीक है। ये आप एग्जांपल्स ले सकते हैं इकोसिस्टम के। इसके बाद इकोसिस्टम की अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो मैंने क्लासिफाई कर दिया बायोटिक कंपोनेंट्स को एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। अब ये चेन चलती कैसे है, ठीक है। ये चेन चलती कैसे है, कौन किसको खा रहा है, किसका खाना कहाँ से आ रहा है, इसको जो डिवाइड करा गया है, इन बायोटिक कंपोनेंट्स को जो डिवाइड करा गया है, उसका मैं आपको डिवीजन बताता हूँ कि कैसे कैसे डिवाइड करा गया है। ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो स्टार्टिंग है चेन की, जो हमारी चेन की स्टार्टिंग भी है, वो है हमारे प्रोड्यूसर्स। तो फर्स्ट वन आर प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर से आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि जो कुछ प्रोड्यूस करते हो, जिनको आप ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपना खाना
खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप बोलिए कि हमारी मम्मी भी ऑटोट्रोफ हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाती हैं, ठीक है, या जो भी शेफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना खुद बनाना इन द सेंस कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की एनवायरनमेंट से, नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से डायरेक्टली, बिना किसी और की हेल्प लिए डायरेक्टली अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जो आपके सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैं, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी होती है आपकी, वो भी कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी की स्पीशीज, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ होते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये क्या है? ये है आपके ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं कि जो मीथेन की हेल्प से अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। ये जो है एक तरह से आप बोल लीजिए कि इनको ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो एनारोबिक एनवायरनमेंट की इनको रिक्वायरमेंट है, जहां पर मीथेन और मीथेन से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये सभी क्या है, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो खुद फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे स्टार्टिंग है आपकी जो है फूड चेन की, किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग में आपको प्रोड्यूसर्स ही मिलेंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ओके, कंज्यूमर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो आप बोलोगे कि भाई आप, मैंने टाइप्स तो आपको बता दिए, लेकिन इसका मतलब नहीं बताया कि कंज्यूमर्स हैं कौन। तो कंज्यूमर्स कौन है? जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको बनाते नहीं है। तो ये कंज्यूमर्स क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की मैं बात करूं, तो ये वो लिविंग बींग्स हैं जो डायरेक्टली फूड लेते हैं कंज्यूमर से, वो प्रोड्यूसर से, सॉरी, ठीक है, जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली फूड लेते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, तो आप मान लीजिए जैसे काऊ है या गोट है, जो पेड़ पेड़ खाते हैं, ठीक है, घास खाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स को खा रहे हैं। डायरेक्टली ऑटोट्रोफ जो है, ये आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं, तो उनको आप बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, काऊ है, गोट है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? जैसे प्राइमरी ने क्या करा, प्राइमरी ने डायरेक्टली फूड ले लिया ऑटोट्रोफ से, यानी कि प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर से फूड ले लिया प्राइमरी ने, अब प्राइमरी को खाएगा सेकेंडरी। तो जैसे अगर गोट है, काऊ है, तो उसको कौन खाएगा? ये तो आप इस स्टेप से मान लीजिए। वैसे जनरली जो आपका लास्ट वाला है टर्शरी है, यानी कि ये किसी भी लिविंग बीइंग को खा सकते हैं, जिसमें कि आपके आते हैं लास्ट वाले में टाइगर और लायन। ओके, तो इसके सेकंड के अंदर कौन से आएंगे सर? इसके अंदर आएंगे, मान लीजिए कि पेड़ को तो कोई इंसेक्ट भी खा सकता है। अब उस इंसेक्ट को जो खाने वाला होगा, यानी जो फ्रॉग होगा, वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। और इसके अलावा इस टर्शरी के अंदर आप और क्या लिख सकते हैं, स्नेक लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि इंसेक्ट ने घास को खाया, तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी, इसको प्राइमरी को सेकेंडरी ने खाया फ्रॉग ने, और सेकेंडरी को फिर टर्शरी ने खाया स्नेक ने। तो इस तरह से एक चेन जो है आपकी बनती चली जाती है। तो जो पार्ट नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे थे, वो था आपका डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जनरली वो क्या करते हैं, डिकम्पोज ही करते हैं। डिकम्पोज मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जो आपके लिविंग बीइंग्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जो है आपके, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो उनके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिस्टोर बैक करना इन द एनवायरमेंट। डेड एंड ऑर्गेनिक के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिस्टोर करना बैक इनटू द एनवायरमेंट, उसको आप क्या बोलते हैं, ये काम है डिकम्पोजर्स का। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको आप बोलते हैं डिकम्पोजर्स। इसके अलावा ये काम पहले जो है क्या क्या करते थे, पहले वल्चर वगैरह भी थे, जो अभी अभी के टाइम पे तो नहीं है, वो एक्सटिंक्ट, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है वल्चर्स अभी जो है, गिद्ध जिनको आप बोलते हैं, वो अभी कम दिखाई देते हैं। वो पहले वो भी खाया करते थे, जो मरे हुए आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो भी कर दिया करते थे खत्म। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो कि उनको डिकम्पोज करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ किसका, बायोटिक कंपोनेंट्स का, नेचर के। इनको आपने 3 पार्ट में डिवाइड करा। 3 पार्ट में पहला आपने बताया प्रोड्यूसर, दूसरा बताया कंज्यूमर, और उसके बाद बताया डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूमर्स जब डेड हो जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग जो उनका मैटर बचता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस से नेचर के अंदर लाना, ये काम है डिकम्पोजर्स का। तो तीनों ही जो है एसेंशियल एलिमेंट्स है काफी ज्यादा, तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई एक भी नहीं होगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है फूड चेन।
तो फूड चेन नाम से समझ में आ रहा है आपको कि फूड की जो चेन बन रही है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, एक दूसरे के ऊपर जो फीड कर रहे हैं, तो वो एक चेन बना देते हैं और उस चेन को ही आप बोलते हैं फूड चेन। अगर डेफिनेशन वाइज की बात करूं तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, ठीक है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस करा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मान लीजिए कि यहां पर क्या थी, एक ग्रास थी, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक लेवल्स के ऊपर क्या हुआ कि एक जो है कंपोनेंट उसको दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे ने, तो इसने क्या करा, एक चेन फॉर्म कर दी, ठीक है। वो डिपेंड हो गए एक दूसरे के ऊपर फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो आपने कैसे एग्जाम्पल लिख के दिखा देना है अलोंग विद द डेफिनेशन, तो उससे क्या होगा कि ये अच्छा चीजें एक्सप्लेन होंगी। तो एग्जाम्पल भी आपने साथ साथ याद रखते चलना है, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट और भी एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। अभी फूड चेन के अंदर जब हमने बात करी तो इनको, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रोफिक लेवल। क्या बोलते हैं, ट्रोफिक लेवल। यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल टू ऑब्टेन योर फूड। जो भी लिविंग बीइंग अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लेवल जिस पर वो ऑब्टेन करते हैं, मान लीजिए कि वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है, वट एवर दे आर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रोफिक लेवल। और ये ट्रोफिक लेवल्स जो है, अभी आप देखेंगे कि जो मैं अगर एक मैं वो बना के दिखाऊं आपको, एक पिरामिड बना के दिखाऊं कि किस तरह से जो है हमारी फूड चेन चल रही है, तो यहां पर टॉप पर आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं टॉप पर, टर्शरी कंज्यूमर्स, देन कम्स योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड लास्ट वन आर प्रोड्यूसर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स आपको बेस पर क्यों मिले, और ये जो पिरामिड हमने बना के रेडी किया है, ये पिरामिड किसका है, इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बेसिस पर आपने पिरामिड बनाया, और इसके अंदर आप इसको आपसे क्या पता चला, मतलब आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है एनर्जी आपको, अगर ये एनर्जी के बेस पर है, तो यहाँ आपने देखा कि प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी, कंज्यूमर्स के पास उससे कम, प्राइमरी के, सेकेंडरी के बाद उस सेकेंडरी के पास उससे भी कम, और टर्शरी के पास उससे भी कम। तो एक रूल है 10% रूल एनर्जी का। क्या रूल है, 10% रूल। तो ऐसा माना जाता है कि रफली जब एक एनिमल जो है, या एक हाँ एनिमल मान लीजिए कि एक कंज्यूमर जो है जब कुछ चीज कंज्यूम करता है, जब कुछ वो किसी चीज पर फीड करता है, तो उस जो जिस पर उसने फीड करा है उसकी 10% एनर्जी ही कन्वर्ट हो पाती है इनटू द कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर उसकी 10% एनर्जी गेन कर पाता है, उसको बोलते हैं 10% रूल। तो इस वजह से आप क्या देखते हैं कि फूड चेन्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द फूड चेन के अंदर ट्रोफिक लेवल्स कम मिलते हैं, हार्डली 4-5, 5 या 6 तो लास्ट ही है बिल्कुल, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतने ही ट्रोफिक लेवल क्यों मिलते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो लेवल है वो कम होता जाता है। मान लीजिए 100% थी एक के अंदर, एक से दूसरे में कन्वर्ट हुई 10%, फिर 10 का भी 10%, यानी अगले के अंदर 1% गई, और 1% से फिर अगले में जाएगी तो और कम, यानी 0.1% आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा एनिमल, जो आपके अगले ट्रोफिक लेवल पर वो जो कंज्यूमर्स जो है एग्जिस्ट करेंगे, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जाता है। तो इसीलिए कम ट्रोफिक लेवल आपको देखने के लिए मिलते हैं, ड्यू टू दिस 10% रूल ओनली। ओके, तो ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का जो फ्लो है उसको हम बोलते हैं कि एनर्जी का फ्लो क्या है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जो है क्या करती है, ट्रेवल करती है और घटती चलती है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड देन टू द टर्शरी कंज्यूमर्स एज वेल। ओके, तो ये है आपका फूड चेन। और इसी फूड चेन का एक नेटवर्क मैं बना दूं, कई सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो, इंटरकनेक्टेड हो एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, तो उसको आप बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं, फूड वेब। वेब तो आपने सुना है जाला, मकड़ी का जाला, तो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट एज वेल, कि जब आपकी जो फूड चेन्स हैं कई सारी, वो एक दूसरे से क्या होंगी, इंटरलिंक हो जाएंगी अलग अलग लेवल्स पर, तो एक वेब बन जाएगा जिसमें बहुत सारे लिविंग बींग्स होंगे, और जो एक दूसरे पर या दूसरे से तीसरे पर डिपेंड करते होंगे फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि फॉर देयर फूड। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, फूड वेब। वेब के अंदर अगर मैं बात करूं, तो वेब के अंदर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक ग्रास है, ग्रास पर जो है इंसेक्ट ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट फीड करता है, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को स्नेक ने खाया, ठीक है, ये हुआ। अभी मान लीजिए कि इस फ्रॉग को रैट भी खा सकता है, ठीक है,
ये रैट भी खा सकता है और इस रैट को स्नेक भी खा सकता है, तो एक चेन ये बन सकती है। इसके अलावा जो है इस ग्रास को काऊ भी खा सकती है और इस काऊ को टाइगर भी खा सकता है, ठीक है। ये जो स्नेक है इसको ईगल भी खा सकता है। और क्या हो सकता है कि आप जो है और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट, इस रैट को डायरेक्टली ईगल भी खा सकता है। ओके, तो ये जो है ये क्या बनकर तैयार हो गया, एक फूड वेब बनकर तैयार हो गया। आपने क्या देखा कि एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन ये वाली है पर्टिकुलर, एक ये पर्टिकुलर है, और ये क्या हो रही है, कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर एक दूसरे से इंटरलिंक हो रही है, कहीं ना कोई कनेक्ट है उनके बीच। तो उसको आप क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड चेन्स रिलेटेड, ये आप लिख सकते हैं कनेक्टेड या इंटरलिंक्ड टू ईच अदर at different levels, at different levels। ओके, तो इनको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड वेब। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बायोमैग्निफिकेशन। वो मैं आपको बता देता हूँ बायोमैग्निफिकेशन क्या है। मैग्नीफाई तो आपने बहुत अच्छे से सुना है और समझते हैं। तो मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज, मैग्नीफाई मतलब बढ़ना, जैसे कि आप माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, चीजों को मैग्नीफाई करके देखते हैं कि एक एक जो है आपकी छोटी चीज है उसको आप देख रहे हैं काफी बड़े साइज में, तो उसको ही आप बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है, बायोमैग्निफिकेशन इज व्हाट, इंक्रीमेंट, या मैग्निफिकेशन से ही आप इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इंक्रीमेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन अ फूड चेन। ठीक है, ये क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस का इंक्रीमेंट है इन अ फूड चेन ऑन एवरी ट्रोफिक लेवल। हर ट्रोफिक लेवल पर ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और इसका रीजन क्या है, रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रूल जो है वो क्या है, एनर्जी का रूल क्या है, 10% रूल है। तो 10% रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जब आप क्या कर रहे होंगे, जब आपको अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप मान लो कि एक आप दाल का एक दाना खाओगे तो उससे आपका कुछ नहीं होगा, आपको बहुत सारी दाल खानी होगी, ठीक है। या फिर अगर मैं किसी और चीज से कंपेयर करूं, तो जो एक बकरी है, ठीक है, वो बकरी क्या करेगी, बहुत सारी घास खा रही होगी पेट भरने के लिए, तो उसके अंदर क्या हुआ कि उस इतनी सारी घास के अंदर जितने भी सारे हार्मफुल केमिकल्स रहे होंगे, जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहे होंगे, जैसे आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, आप सारी जो फार्मिंग है वो किस पर शिफ्ट हो गई है, केमिकल मोड पर। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। तो जब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, मान लीजिए ट्रीज जो है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी आपकी क्रॉप है। एक क्रॉप में इतना होगा तो वो इतना हो जाएगा, जब एक जो आपकी वो है, जो आपकी गोट है, बकरी है, वो इतने सारे पेड़ खाएगी, तो अगर पेड़ के अंदर इतना था तो बकरी के अंदर इतना सारा हो जाएगा। अब ऐसी कई बकरियों को एक शेर खा रहा होगा, ठीक है, इन सब के ऊपर क्या होगा, एक शेर होगा, तो अगर बकरी में इतना था तो शेर में इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो यानी कि जितने ज्यादा लेवल्स इंक्रीज होंगे आपके फूड चेन के, उतना ही क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस जो है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उनका इंक्रीमेंट भी उतना ही मिलेगा, वो उतने ही ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि आप ह्यूमंस को देखिए, तो हम जिस भी फूड चेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उस फूड चेन के लास्ट लेवल पर हम आते हैं, ठीक है, हम लास्ट में है फूड चेन्स के। तो उससे क्या हुआ कि इसकी वजह से इतने सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस, इतने सारे केमिकल्स जिनको हम क्रॉप्स में डालते हैं, वो अल्टीमेटली हम तक ही आते हैं और इतनी सारी डिजीजेस हमको कोज करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं आपसे, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में है। ओजोन जो है, ओजोन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ओजोन लेयर जो है, ये ऑक्सीजन की एक लेयर है, O3 की लेयर है, ठीक है। ओजोन ये कैसे वर्क करती है, इट वर्क्स लाइक अ ब्लैंकेट टू अस। ये जैसे कि आपकी जो जो सूरज से जो रेज आती हैं, उसमें सभी तरह की रेज हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की जो रेज हैं, जिनको आप यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो काफी ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि सभी लिविंग बींग्स के लिए। तो उससे स्किन कैंसर, स्किन रैशेस और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम जो है हमको हो सकती हैं। उन सभी से हमें कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाता है। तो ओजोन लेयर जब हमको बचाता है, तो इसका डिप्लेशन हो कैसे रहा है, क्या रीजंस है, किस वजह से ये लेयर जो है ब्रेक हो रही है, और क्यों, क्या रीजन रहे इसके पीछे, और कैसे हम उनको कम कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो आपका क्या है कि जब O2 की फॉर्म में है, मान लीजिए O2 की फॉर्म में आपका जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो आपको मिलती है, इस पर क्या होता है, यूवी रेज पड़ी, यूवी रेज ने इसको तोड़ दिया O+O में,
ठीक है। अब ये जो O है ये स्टेबल फॉर्म नहीं है ऑक्सीजन की, तो ये O जो है अब एक O2 के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा O3, जिसको आप बोलते हैं ओजोन। तो ये तो है ओजोन का फॉर्मेशन। कैसे है ओजोन का फॉर्मेशन? O2 जो आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके ऊपर यूवी रेज पड़ी, यूवी रेज ने उसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद वो ऑक्सीजन से ज्वाइन हुआ और ओजोन बना लिया। तो ओजोन को क्या करती हैं, यूवी रेज ही उसको तोड़ती हैं और वही बनाती हैं। तो ओजोन का ऐसे बनना और टूटना चलता रहता है। लेकिन जब इस टूटने और बनने के बीच में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ जाएं जो इस ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड बना ले, तो ओजोन दोबारा बन ही नहीं पाएगी। तो जब नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा, यानी कि ओजोन बन जो है आपकी ब्रेक तो हो रही है लेकिन बन नहीं रही है। तो उस वो जो लेवल्स में डिफरेंस आ जाएगा उसके बनने के और उसके टूटने के। तो ऐसी प्रॉब्लम किस चीजों की वजह से, किन कंपाउंड्स की वजह से आती है? सबसे ज्यादा जो इसके रिगार्डिंग नाम फेमस है वो है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल कूलिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एसीज के अंदर और कई सारी डिओडोरेंट जो स्प्रेज होती हैं उनके अंदर भी यूज करे जाते हैं, इवन करे जाते थे। ठीक है। तो इसके बाद जो है जब आपका यूएनईपी ने रेजोल्यूशन पास करा 1987 में, तो उन्होंने इन सारी चीज को बंद कर दिया, CFCs को स्पेशली हर चीज के अंदर बैन करवा दिया। तो इसके बाद जो है अब इसके कुछ सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, जैसे HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये CHFCs हैं, ठीक है, क्लोरो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसके कुछ सब्स्टिट्यूएंट अब यूज करे जाते हैं। तो इसके रीजन क्या थे? CFCs थे, उसके अलावा जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज होते थे। फायर एक्सटिंग्विशर जो आप चलाते हैं तो उसके अंदर भी ऐसी जो चीजें यूज होती हैं, जो गैसेस वो कन्वर्ट होती हैं, वो क्या करती हैं, आपका ओजोन का डिप्लेशन करती हैं। तो इन सभी को जो है क्या करना था, इन सभी को बैन करना था। जो CFC तो पहले ही बैन हो चुके हैं, अब ये थोड़ा सा इशू है बस। तो ये भी क्या होगा कि अगर इसको भी लिमिट में यूज करा जाए तो ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। तो ये रहा आपका, ये बात हुई ओजोन लेयर डिप्लेशन की। इसके बाद और हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और क्या क्या है हमारी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए आपको नेचर में मिलती हैं आज के टाइम पर, अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, क्या कुछ आप देखते हैं आज के टाइम में, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, देखा नहीं, महसूस करा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको ग्रीन हाउस बताता हूँ, फिर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस जब आप पेड़ उगाते हैं तो ग्रीन हाउस एक जो है पूरा ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। पूरा ग्लास से एक हाउस बना है, एक घर जैसी चीज बनाई जाती है जिसके अंदर पेड़ उगाए जाते हैं, वहां पर पेड़ रखते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है कि जो सन की रेज हैं, वो सन की रेज उसके अंदर एंटर तो कर जाती है लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाती, एग्जिट नहीं कर पाती। तो यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसका अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू द मतलब कंपेरेबल टू द सराउंडिंग्स। अगर आप सराउंडिंग्स में देखेंगे तो उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि जो हीट है वो सारी उसके अंदर ट्रैप हो गई, वो आई अंदर ट्रैप हुई, वहां से बाहर नहीं निकल पाई। तो इससे पेड़ों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर बात करें अर्थ पे, तो ये अब कैसे हो रहा है, जैसे कई सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि CO2 है या मीथेन है और कई सारी गैसेज हैं जो कि आपको आज के टाइम पर काफी ज्यादा क्या होती हैं, लिबरेट होती हैं ड्यू टू अनइवन यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। इन सब चीज की वजह से ये ज्यादा लिबरेट होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और उससे हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जो रेज है वो एंटर तो कर जाती है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और अल्टीमेटली विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या कोज करता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है हमारा, एवरेज टेम्परेचर, वो हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा आपके पोल्यूशन हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे एयर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारे पोल्यूशंस आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं आज के टाइम पर। काफी ज्यादा नॉइज है, काफी एयर की भी जो क्वालिटी है वो, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI से मेजर करते हैं, वो भी क्या हो रही है, दिन पर दिन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। और क्या प्रॉब्लम है, एक हमने अभी डिस्कस करी है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट की। और अगर इनके सॉल्यूशंस के ऊपर हम डिस्कस करें
सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो जैसे ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है, तो इनको आप किस चीज से बचा सकते हैं? तो आप सब्सटीट्यूएंट यूज करें, फॉसिल फ्यूल्स की जगह ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड करें। जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं आपकी, जैसे कि सोलर पैनल है, विंड मिल हुआ, और जो आपकी वाटर से एनर्जी बनती है, वो सारी चीजें। तो अगर इन इन अल्टरनेटिव सोर्सेज को हम यूज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो है क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और ये सारे इफेक्ट भी कम होंगे। सिमिलर फॉर एयर पोल्यूशन भी इनसे कम होने ही वाला है। इसके अलावा अगर वाटर पोल्यूशन की बात करूं तो उसके मेजर सोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं। ज्यादातर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो गंगा के किनारे हैं या और जो इंडस्ट्रीज हैं, वो डायरेक्टली अपना जो वेस्ट है वो पानी में बहा देती हैं। उसको क्या करते हैं, उस पानी को ट्रीट नहीं करते, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते, तब उसको वाटर बॉडीज में रेगुलेट करना चाहिए। तो ये अगर होगा तो इससे जो है क्या होगा, वाटर पोल्यूशन भी कम होगा। अलोंग विद दैट सॉइल पोल्यूशन के अंदर क्या सोर्सेज हैं सॉइल पोल्यूशन के, जो अभी जो केमिकल ज्यादा यूज होते हैं खेती के अंदर, फार्मिंग के अंदर जो ज्यादा केमिकल्स हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। तो उनको अगर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिप्लेस कर दिया जाए तो एक अच्छा वे बन सकता है सॉइल पोल्यूशन रिड्यूस करने का। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन जो है, नो एक्स्ट्रा होंकिंग, जो खामखा होंकिंग करते हैं, हॉर्न बजाते हैं लोग गाड़ियों का, वो कम करा जाए। अलोंग विद दैट और क्या हो सकता है, जो आपका वो होता है एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट की जो लैंडिंग है उसके टाइम पर बहुत हाई जो है एक नॉइज बनती है, और उस नॉइज को अगर आप ऐसे खुले कानों से सुन लेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कानों के जो है पर्दे फट जाएं, इतनी तेज आवाज वो होती है। तो इसीलिए क्या करा जाता है कि एयरपोर्ट्स के एरिया से कुछ दूरी पर जो है, जो वो है आपको लोग हैं बसे हुए, वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लेशन है, तो ओजोन का मैंने आपको अभी बताया कि अगर CFCs को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, HFC से और CHFC से, तो क्या होगा कि वो भी जो है आपका डिप्लेशन भी कम हो जाएगा और वापिस से ओजोन लेयर पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बाद, तो इनके सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने कुछ सॉल्यूशन आपको बताया, इसके अलावा मैं कुछ मेजर सॉल्यूशंस की बात करता हूं। जैसे कि एक बेस्ट वे है, एक बेस्ट तरीका है इन सारी प्रॉब्लम से निपटने का, 5 Rs। 5 Rs क्या है? रिफ्यूज, रिप्लेस, रिड्यूस, रिसाइकल एंड देन रीयूज। ओके, तो ये 5 Rs को आपने हमेशा यूज करना है। हमेशा कोई भी चीज यूज करने से पहले, कोई भी अगर आप सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं तो उससे पहले आपने सोचना है। सबसे पहला है रिफ्यूज। देखिए, अगर जैसे अब इंडिया के अंदर वो चल भी रहा है कि से नो टू प्लास्टिक, जो कैंपेन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चला रहे हैं, तो उस कैंपेन का हिस्सा आपने भी बनना है। आपने क्या करना है कि अगर प्लास्टिक मटेरियल आपको कोई भी शॉपकीपर या कहीं से भी मिलता है तो आपको उसके लिए मना करना है कि नहीं, आप प्लास्टिक ना लें, आप उसको कागज के अंदर या जो भी इतने सारे जो है सब्स्टिट्यूएंट भी आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तो आप उनको यूज करें। दूसरा है रिप्लेस। तो रिप्लेस का जैसे कि मैं बता चुका कि उसको आपने रिफ्यूज करना है, उसको मना करना है और उसके सब्स्टिट्यूएंट यूज करने हैं, उसको रिप्लेस कर देना है एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा प्रॉपरली। ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचर के लिए फ्रेंडली हो, मतलब इको फ्रेंडली एनवायरमेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपने यूज करने हैं। इसके अलावा रिड्यूस है, आपने क्या करना है, अगर यूज इन केस इमरजेंसी आपको यूज करना पड़ भी रहा है तो कम से कम यूज करें, एज एज मिनिमम एज पॉसिबल। ओके, इसके बाद है रिसाइकल। रिसाइकल करना है यानी कि जो आपने पिन्नी वगैरह या जो भी चीजें हैं एक बार यूज कर ली और वो जो है क्या होती हैं नेचर के अंदर वैनिश नहीं होती हैं, तो उसको क्या करना है, रिसाइकल करना है। और रिसाइकल करने के बाद रीयूज करना है, यानी दोबारा से यूज करना है। जैसे आप रफ कॉपीज यूज करते हैं ना, तो फेयर कॉपी आपकी रिसाइकल होके और उनके अंदर जो इंक है उसकी वजह से जो घुलती है, तो उससे जो उसका कलर है वो डार्क हो जाता है पेज का। तो जैसे रफ कॉपीज यूज करते हैं तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ यूजिंग द मतलब रीयूजिंग द मटेरियल्स विच आर रिसाइकल्ड। तो ये भी एक तरीका है। तो 5 Rs को अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका जो है ये एक अच्छा सॉल्यूशन है और प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। एक मैं आपको जस्ट अभी बात कर रहा था कि मैंने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें और बतानी है आपको। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, व्हाट डू आई टोल्ड अबाउट देम, दीज कैन वेनिश इन नेचर, कैन वेनिश इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे एनवायरमेंट, ऐसे आपके मटेरियल्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से
किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाए वापस न्यूट्रिएंट्स में और नेचर को हार्म ना करें। तो ऐसे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, आप ऐसी चीजों को, ऐसे मटेरियल्स को आप क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं या बायोडिग्रेडेबल चीजें बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि कागज है आपका, पेपर, इसके अंदर वुड है, जो भी सारे नेचुरल एलिमेंट्स है, रबर है, नेचुरल रबर जो होती है आपकी, सिंथेटिक नहीं, नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो जो रबर है, ये सारी चीजें क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। और वाई से वर्षा नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल इससे अपोजिट है, यानी कि जो चीजें नेचर के अंदर क्या करती हैं, वैनिश नहीं होती, नेचर के अंदर दोबारा से नहीं मिल सकती, जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, और भी प्लास्टिक्स के अलावा भी और ऐसे कई सारे मटेरियल्स हैं जिनको आप क्या कर लेते हैं, बना तो लेते हैं, लेकिन वो वापस से वैनिश नहीं हो पाती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन का भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपका चैप्टर है, और इसको मैं तो कहूंगा कि आप कोशिश करिएगा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही आप रिसोर्सेज को एक अच्छी क्वालिटी बचा रहे होंगे, अपने लिए अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे होंगे। जैसे कि एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने सुना भी होगा जरूरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि आपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि प्रेजेंट की नीड सेटिस्फाई हो जाए और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बची रह जाएं। तो उसके बीच की जो बैलेंसिंग है उसको आप क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इंप्लीमेंट भी करना है, और अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अलोंग विद दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर वीडियोस को वॉच करिए, तो आप उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी बोर्ड्स की। अलोंग विद दैट अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो क्लास 10th के अंदर हैं और उनको ऐसी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं, जल्दी से रिवीजन करना है चैप्टर्स का, तो उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू।